आकृति के जोर जोर से चिल्लाने के कारण उसे मैटरनिटी यूनिट में मौजूद सारी नर्स और डॉक्टर उस वार्ड की तरफ भागने लगते हैं। आखिरकार उसे वार्ड में जो पेशेंट है उसकी देखभाल करने के लिए उन्हें सीनियर डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा था और हिदायत भी दी थी कि उनकी देखभाल अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो उसे पेशेंट के साथ कई सारे लोगों की नौकरियां भी हमेशा के लिए जा सकती है। आखिर जिन्हें सिंघानिया कॉरपोरेशन अपनी अपॉइंटमेंट से निकलता है उन्हें दूसरा कोई हायर नहीं करता। वह लोग अंदर जाकर के देखते हैं तो वहां पर पागलों की तरह चिल्ला रही आकृति के अलावा दूसरा कोई नहीं रहता। एक नर्स घबरा कर आगे बढ़ती है और आकृति के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? सुनिए, क्या हुआ आपको? दूसरी तरफ आकृति जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके चला रही होती है, किसी की आवाज सुनकर तुरंत पलट कर उसे गले से लगाते हुए कहती है, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे मार देगी प्लीज, मुझे बचा लो। लेकिन फिर अचानक से किसी के हाथ अपने ऊपर महसूस करके आकृति अपनी आंखें खोलता है। वर्ल्ड में फिर से लाइट रहती है। अपना सर उठाकर जो सामने देखती है तो कई सारी नर्स और डॉक्टर खड़े होते हैं जो उसे हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। तुरंत नर्स को छोड़ता है और सीधी होकर खड़ी हो जाती है। फिर वार्ड में चारों तरफ देखने लगती है। जो खिड़की का दरवाजा खुला था वह बंद रहता है, ऊपर से उसमें सिटकानी भी लगी रहती है। उसकी बहन पहले की तरह लेटी हुई रहती है और जिस भूतनी कुछ नहीं इस समय देखा होता है वह कहीं नहीं दिख रही। सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा लग रहा था कि जो कुछ समय पहले हुआ वह एक सपना था। सबकी नज़र खुद पर महसूस करके आकृति खुद को संभालती है और अपने एक्सप्रेशंस को एडजस्ट करते हुए अपने सामने दोनों हाथ बांधकर थोड़ा सा सर झुकाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज शायद कोई बुरा सपना देखा जिस वजह से डर गई थी। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया। उसकी बात सुनकर सभी लोग सांस में सांस लेते हैं। आखिरकार यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना सोचकर वो लोग आकृति को देखते हुए बोलते हैं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इतने टाइम से यहाँ आना जाना कर रही है, इतने दिन से नॉनस्टॉप, आप बहुत ज़्यादा थक गई होगी, मेरे ख्याल से आपके घर जाकर आराम करना चाहिए। एक नर्स आगे बढ़कर के आकृति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र हो कि घर चाहिए कि मैडम का ध्यान हम लोग रख लेंगे। आकृति थोड़ा मुस्कुराती है, फिर थैंक यू बोलकर वही टेबल के पास गिरे अपने बैग को उठाकर उसे जगह से बाहर निकल जाती है और फिर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ घूम लेती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, वह सब कुछ जो भी था बहुत डरावना था, मुझे जल्दी से माँ के पास वापस जाना होगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सभी लोग वापस अपने काम में लग जाते हैं। 10 बजे की शिफ्ट के बाद जो नर्स लोग इस समय अस्पताल में रहती है उनके घर जाने का समय हो जाता है और उनकी जगह दूसरी शिफ्ट की नर्स आने वाली होती है, इसलिए वह सब लोग लॉकर रूम में होते हैं। अपनी अपने कपड़े बदलकर वह सब वापस जाने लगते हैं। आखिरी में 2 नर्स बचती है, एक जिसने आकृति को इलीगल इंजेक्शन दिया था और दूसरी उसकी दोस्त जो उसका इंतजार कर रही होती है। क्या यार पीहू, कितना टाइम लग रही है, जल्दी से खाना, घर जाना है, लेट हो गया कितना। पीहू उसे नर्स का नाम रहता है जिसने आकृति के कहने पर रोशनी को इंजेक्शन लगाया था। मैं आ रही हूँ, फिर तू एक काम करना, तू जा स्कूटी वहाँ निकाल दे, सुबह से पार्क किया, अब तक तो बिल्कुल पीछे चली गई होगी। पीहू की दोस्त उसकी बात को सही समझती है और फिर बाहर आने का बोल करके खुद स्कूटी निकालने के लिए पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ जाती है। पीहू अपने बैग में सारा सामान पैक कर रही होती है, फिर पता नहीं कहाँ से लेकिन उसे टेबल पर उसकी नज़र उसे खाली इंजेक्शन पर पड़ जाती है जिसे उसने अभी कुछ समय पहले रोशनी के जिस्म में उतारा था। उसे देखकर पीहू थोड़ा घबरा जाती है और तुरंत उसे उठाकर डस्टबिन की तरफ बढ़ते हुए कहती है, जी यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो मैंने मैडम को दिया था, शायद वही यहाँ रख कर चली गई होगी। वह तुरंत उसे डस्टबिन में फेंक देती है और वापस घूमकर अपने बैग की चेन लगा देती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाली होती है उसके पैर के सामने कुछ आ जाता है। अपने शूज हटाकर जब वह देखी है तो वही इंजेक्शन रहता है। बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इंजेक्शन न यहाँ क्या कर रहा है, अभी तो फेंका था। अचानक से उसे कमरे की लाइट तेजी से ब्लिंक करने लगती है। वह इंजेक्शन की शीशी उसके सामने लुढ़कने लगती है जिसे देखकर वह इतनी बुरी तरह से डर जाती है कि तुरंत भागकर अस्पताल से पार्किंग लॉट की तरफ अपने दोस्त के पास जाने लगती है। वह सीधा उसे जगह से निकालकर लिफ्ट की तरफ भागने लगती है। बार बार लिफ्ट का बटन दबाने के बाद भी लिफ्ट नहीं आ रही होती, बल्कि जहां पर नंबर होना चाहिए वहां पर एक साथ कई सारी चीज दिखाई दे रही होती है। वह और ज्यादा डर जाती है और सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगती है। पता नहीं क्यों लेकिन उसे अस्पताल में कोई नहीं दिखाई दे रहा होता, बस जिस जगह वह जा रही होती है उसे जगह अंधेरा होने लगता है। अब बस उसे जगह से बाहर निकलना होता है। 3rd फ्लोर से जल्दी जल्दी उतरकर जैसी हो 2nd फ्लोर की सीढ़ियां पर आती है जहां पर मैटरनिटी केयर यूनिट होता है, उसका पर अचानक से फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई सीधा 1st फ्लोर के एंट्रेंस के बाहर रुकती है।
इस समय उसके सर पर बहुत तेज चोट लगी रहती है। दर्द के मारे उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके बदन का एक एक हिस्सा टूट रहा हो। और तभी पीहू के कानों में एक आवाज़ आती है, आई एम सॉरी, मैं भी मजबूर हूँ। और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रात की शिफ्ट के समय ज़्यादा काम नहीं होता। अलग अलग विप वॉच में 2 सेपरेट नर्स लोग को रखा गया होता है, लेकिन रोशनी के वार्ड की नर्स इस समय एक डॉक्टर के ऑफिस में बैठकर आराम से चाय पी रही होती है। वह फीमेल डॉक्टर उसकी फ्रेंड रहती है। जब वह फीमेल डॉक्टर उस नर्स से पूछती है, तू यहाँ बैठकर आराम से चाय पी रही है, मैंने तो सुना था तेरी ड्यूटी उस स्पेशल वार्ड में लगी है। वह नर्स अपने चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, अरे लगी थी, लेकिन तुझे पता है वहाँ पर जो पेशेंट है ना, उसकी बहन ने मुझसे कहा कि उनकी बहन तो कोमा में है, इसीलिए रात भर जागने का क्या फ़ायदा, मुझे आराम करना चाहिए। अब मैं फ्री में तो सैलरी उठा नहीं सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रात में 1-2 बार जाकर चेक कर लूँगी, इससे ज़्यादा और कर भी कह सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वह डॉक्टर थोड़े आश्चर्य के साथ कहती है, यार ये जितने भी अमीर लोग होते हैं उनका दिमाग मुझे समझ नहीं आता। वह नर्स उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए पूछता है, ऐसा क्यों, क्या हो गया? वह डॉक्टर अपनी कॉफ़ी पीते हुए कहती है, तुझे पता है उसे अकेले पेशेंट के ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है जितना अगर हम लोग फ्री में देना तो 20% पेशेंट की ऐसे ही ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन फिर भी और मैं उसे पेशेंट के साथ रुकने के लिए तुझे उसी की बहन मना कर देती है। उसकी बात सुनकर वह नर्स अपने चाय का कप रखते हुए कहती है, इतना दिमाग क्यों लग रही है, चल मैं तो जा रही हूँ थोड़ा आराम करने, तू भी आराम कर ले, जब कोई इमरजेंसी आएगी तो कोई ना कोई बुला ही लेगा। दूसरी तरफ आकृति अपने घर पहुंचकर जल्दी से बिना इधर उधर देख सीधा अपनी माँ के कमरे में जाती है। कमरे का गेट बंद होता है। वह जाकर सीधा गेट खोलते हुए अंदर जाकर कहती है, मम्मी आप जानती हो आज क्या हुआ? उसे कमरे में बेड पर बैठी एक 40 साल की औरत, जिसकी उम्र तो 40 होती है पर दिखने में इस समय वह 30 या 32 की लग रही होती है, अपने हाथों पर बैठकर नेल पेंट लगा रही होती है। अचानक से अपने बेटे की आवाज़ सुनकर वह उसकी तरफ सिर उठाकर देखी और पूछती है, तू इस तरह से घबरा क्यों रही है, किसी भूत को देख लिया क्या? भूत सुनकर आकृति के सामने उसे औरत का शक आ जाती है और वह घबराहट के मारे सीधा बेड पर चढ़ जाती है और अपने माँ के हाथ से नेल पेंट लेते हुए कहती है, अब बस करिए ये सब। मुक्ति अपनी बेटी की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछता है, अचानक से तुझे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, किसी ने तुझे उसे रोशनी के साथ कुछ करते हुए पकड़ लिया क्या? आकृति इधर उधर देखते हैं और फिर डर के मारे कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मन, जो मैंने प्लान किया था सब कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन आज जो मैं रोशनी के वार्ड में गई ना, तो वहाँ पर मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। इसके बाद आकृति एक एक करके उसके साथ जो भी कुछ हुआ सब कुछ मुक्ति को बताती है। उसकी बात सुनकर मुक्ति को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती और वह सीधा बेड पर से नीचे उतरकर ड्रेसिंग टेबल के अंदर मौजूद एक ड्रॉअर को खोलती है। उसके अंदर एक ताबीज होती है, उसे ताबीज को निकालकर वापस बेड पर आती है, फिर अपनी बेटी के हाथों में बांधते हुए कहती है, बस इतनी सी बात है तो इतना डर गई, बोल मत, इससे भी ज्यादा डरावनी चीज तूने आज तक कितनों के साथ की है और अभी भी कर रही है। जब तो दूसरों के साथ बुरा करेगी ना, तो कभी कभार ऐसा होगा कि तेरे साथ भी कुछ बुरा होगा, इसीलिए मैंने पहले से ये ताबीज बनवा ली। आकृति स्थापित की तरफ हैरानी से देखती है, फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछता है, मतलब? मुक्ति उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बेटा रोशनी की किस्मत बहुत ज्यादा तगड़ी है, यही वजह है कि इस हालत में होने के बाद भी अभी भी वह रुद्र की पत्नी है। यह उसकी बची हुई किस्मत ही है जिसकी वजह से उसका बच्चा बच गया। तू पूरी तरह से उसका भविष्य, उसकी किस्मत चीन में सफल नहीं हो पाए है। अगर तू रोशनी से कुछ वापस ले लेना चाहती है ना, जो तेरा होना चाहिए था, तो तुझे जल्द से जल्दी सब खत्म करना होगा। इन सब छोटी छोटी चीजों से डर मत, जब तक तूने किसी की जान नहीं ली तब तक कोई भी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इस तावीज के साथ तो कोई तेरे आसपास में नहीं भटक सकता। दूसरी तरफ रोशनी के वार्ड में जब कोई नहीं रहता तो रोशनी अपनी आंखें खोलकर अपना ऑक्सीजन मास्क उतरती है, फिर उठकर बैठकर बेड के सहारे आगे के बारे में सोचने लगती है, ये कॉम वाला नाटक जल्द से जल्द खत्म करना होगा, मुझे तुरंत अपने बच्चों को लेकर वापस गोल्डन पैलेस जाना है। जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगी तब तक आकृति की उल्टी गिनती कैसे शुरू होगी? वह अपनी शादी से लेकर के अब तक की घटी हुई सारी चीजों के बारे में सोचने लगती है, जो आकृति ने उसके साथ किया या फिर करवाया।